पार्ट 4 में आपका स्वागत है। इसके पिछले पार्ट्स आपको चैनल पर मिल जाएंगे, तो जाकर देख लेना। पहला सेमेस्टर खत्म होने के बाद क्लास की सारी लड़कियां स्विमिंग पूल में जाने का डिसाइड करती हैं और उनकी ये बात को मिनेटा सुन जाता है, तो वो डेंकी के साथ मिलकर इजुको को भी अपने साथ इनवाइट करता है। पर वहाँ जाकर वो सारे लड़के डिसअपॉइंट हो जाते हैं क्योंकि लड़कियों ने बिकिनी नहीं पहनी थी। इसके बाद वो सारे स्टूडेंट्स अपने अपने कोर्ट का यूज करके रेस करने लगते हैं, जहाँ रेस तो सबसे पहले तैर के कौन आगे जाता है इस पे होनी थी, पर कोई भी तैरता ही नहीं, सिर्फ गिने चुने कुछ स्टूडेंट्स को छोड़कर, जिसकी वजह से कई स्टूडेंट्स में लड़ाई छिड़ जाती है। जिसके बाद फाइनल मैच के लिए शोटो, टोडो और इजुको तैयार हो जाते हैं, पर जैसे ही वो अपनी पावर्स का यूज करने वाले थे वो सीधा पानी में गिर जाते हैं क्योंकि वहाँ पर आइजावा आ चुका था। उनके पूल में खेलने का समय खत्म हो चुका है। जिसके बाद वो अगले दिन ट्रेनिंग कैंप में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्लास 1A के साथ क्लास B भी जा रही है ताकि वो समर कैंप में अपने कोर्स को ट्रेन कर सके। वहाँ उचाको उसके कुछ ज्यादा ही पास आकर बात कर रही थी, जिसकी वजह से वो शर्मा जाता है और जब उसे पता लगता है कि वो इतनी पास है, वो 2 कोस दूर चली जाती है और वहाँ पर भागना करने लगती है। जिसके बाद वो सभी बस में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं, जहाँ वो लोग कुछ ज्यादा ही शोर मचा रहे थे। इसके बाद जब बस रुकती है वो प्रोफेशनल हीरो से मिलते हैं जिनका नाम वाइल्ड किटी कैट्स है, और वो किटी नहीं कोई और वर्ड है उससे मिलता जुलता। हीरो मैंडले सभी स्टूडेंट्स को कैंप दिखाती है जहाँ पर उन सभी को पहुँचना है, जो भी लेट होगा उसे लंच नहीं मिलेगा। ये सुन के सभी लोग वापस बस में भागने लगते हैं, लेकिन तभी पिक्स बॉब अपनी पावर्स का यूज करके उन सभी को वहाँ से नीचे गिरा देती है। फॉरेस्ट के मैजिकल बीस्ट से बचते हुए तुम्हारे पास कैंप में पहुंचने के 3 घंटे हैं, जल्दी से अपने काम पर लग जाओ। वहीं बेचारे मिनेटा को कब से सुसु आ रखी थी, और जब वो झाड़ियों में करने जाता है वो झाड़ी नहीं असल में एक मैजिकल बीस्ट होता है। कोजी अपनी पावर से उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी नहीं सुनता, तो इजुको को जाकर उसे बचाना पड़ता है और वो देखता है कि वो कोई मैजिकल बीस्ट नहीं बल्कि पिक्सी बॉब के क्वर्क से बनाए हुए हैं। टोडो अपनी पावर से उसे जमा देता है, जिसके बाद ईडा और बाकुगो उसके एक एक हाथ को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और लास्ट में इजुको उसे पंच कर उसकी बॉडी को भी खत्म कर देता है। पर इस दौरान बेचारे मिनेटा की पैंट गीली हो जाती है, लेकिन तभी वो देखते हैं कि उनकी तरफ और बीस्ट आ रहे हैं। शोजी और जीरो अपनी पावर्स का यूज करके पता लगाते हैं कि टोटल 7 और मॉन्स्टर्स हैं। जिसके बाद वो सभी स्टूडेंट्स मिलकर एक एक बीस्ट को हराने लगते हैं, लेकिन जितना उन्होंने सोचा था उससे भी ज्यादा टाइम लग जाता है, जिसकी वजह से वो कैंप में 5:30 बजे पहुंचते हैं और हम देखते हैं कि उन सभी की हालत काफी बुरी हो रखी थी। पर पिक्सी बॉब कहती है कि जितना उन्होंने सोचा था उससे जल्दी वो आ गए, खासकर वो 4। मैं तुम्हारे फ्यूचर को लेकर एक्साइटेड हूँ। जिसके बाद वो उनके ऊपर थूकने लगती है। आइजावा मंडला से पूछता है कि क्या वो हमेशा ही ऐसा करती रहती है। हाँ, वो करती रहती है, वो डेस्परेट है ना उम्र की वजह से। क्या उम्र? ये सुन के पिक्सी बॉब भड़क जाती है। तुम किसकी उम्र की बात कर रहे हो? जिसके बाद वो उसे काटो से इंट्रोड्यूस कराते हैं, जो उनके कजन का बेटा है। तो इजुको उससे हाथ मिलाने चाहता है, पर काटो उसकी टांगों को बीच में मुक्का मारता है। गुड बाय, गया। मुझे वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं जो हीरो बनना चाहते हैं। ये बच्चा तो बिल्कुल तुम्हारे जैसा है। क्या कहा तुमने? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद रात को सभी डिनर करने के बाद नहाने जाते हैं, जहाँ मिनेटा का कुछ और ही प्लान था क्योंकि इस दीवार के पीछे कुड़ियां नहा रही थी। ईडा उसे रोकने की कोशिश करता है। दीवारों को चढ़ने के लिए ही बनाया गया है, बस एक बार मुझे दिख जाए। लेकिन तभी वहाँ पर काटो आ जाता है। तुम जैसे लोग हीरोज बनना चाहते हैं, और वो उसे नीचे धक्का दे देता है। तभी लड़कियां उसका शुक्रिया अदा करती है, पर जब वो उन्हें मुड़कर देखता है वो भी उसके साथ नीचे गिरने लगता है, जिसकी वजह से इजुको को उसे बचाना पड़ता है। इजुको उसे मैंडला के पास पहुंचा देता है, जहां पर पिक्सी बॉब आकर उसे बताती है कि काटो के पेरेंट्स हीरोज थे जो ड्यूटी के वक्त मारे गए, और वो कैंप में इसलिए रहता है क्योंकि उसके पास जाने की कोई और जगह नहीं है। अगले दिन आइजावा सभी को इकट्ठा करता है। आज हम तुम सभी के कोर्क्स को और ज्यादा इंप्रूव करेंगे। उससे पहले बाकुगो, इस बॉल को फिर से थ्रो करो, देखते हैं 3 महीनों में तुम कितने इंप्रूव हुए हो। लेकिन जब बाकुगो उस बॉल को थ्रो करता है वो सिर्फ 709 मीटर दूर जाती है, जबकि पिछली बार वो 705 गई थी। यानी पिछले 3 महीनों में उसकी क्वर्क ना के बराबर ही इंप्रूव हुई है। दूसरी तरफ लीग ऑफ विलन्स काफी शांत बैठे हैं, पर शिगराकी ने काफी सारे स्ट्रॉन्ग विलन्स को इकट्ठा किया है और अब वो अपने अगले प्लान की तैयारी कर रहे हैं। दूसरी तरफ क्लास B की भी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है, जिसके बाद हम सभी स्टूडेंट्स को देखते हैं जो कि अपने अपने क्वर्क को इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ी देर में वहाँ क्लास B भी पहुंच जाती है और उन दोनों क्लासेस की ट्रेनिंग में मदद करने के लिए वाइल्ड कैट्स भी पहुंच जाते हैं। रैगडॉल
डॉल अपनी पावर से 100 लोगों को एक साथ देख सकती है और साथ ही उनकी वीकनेसेस के बारे में भी पता लगा सकती है। पिक्सी बॉब अर्थ को कंट्रोल कर सकती है। मेंडले अपनी टेलीपैथी से कई लोगों को एक साथ एडवाइस दे सकती है और आखिरी में टाइगर का काम लात घुसे चलाना है। तो वो डेकू को ट्रेन करना शुरू कर देता है। उनकी ट्रेनिंग चलते चलते शाम हो जाती है, जहाँ उन्हें पता लगता है कि अब उन्हें खाना भी खुद ही बनाना होगा। वो सभी लोग खाना बनाकर रात को खाने लगते हैं। तभी डेकू नोटिस करता है कि काटो वहाँ से जा रहा था, तो वो उसे जाकर खाना देता है, लेकिन काटो उससे किसी भी तरह की मदद नहीं लेना चाहता। दूसरी तरफ लीग ऑफ विलन्स कैंप के ऊपर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं जो स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल एग्जाम में फेल हुए थे उनकी एक्स्ट्रा ट्रेनिंग चल रही है। वहीं रात को सभी की ट्रेनिंग खत्म होने के बाद उनका करेज टेस्ट होना था, जो सुन के एक्स्ट्रा क्लास वाले खुश हो जाते हैं। पर आइजावा उन्हें बताता है कि वो सब टेस्ट देने नहीं जा रहे, वो सब लोग उसके साथ ट्रेनिंग करने वाले हैं। इस टेस्ट में बारी बारी से एक क्लास दूसरी क्लास को डराएगी। सबसे पहले डराने की बारी क्लास बी की है और क्लास ए हर 3 मिनट पर एक एक पेयर में निकलेगी। रास्ते के बीच में कहीं पर उनके नाम का टैग होगा जो उन्हें वापस लाना है, जिसके बाद ड्रॉ निकालकर सभी लोगों की पेयर बन जाती है। पर क्योंकि वहाँ सिर्फ 15 स्टूडेंट्स थे तो बेचारा मिडोरिया अकेला हो जाता है। ओए मेरे साथ टीम को बदल। वही मिनेटाबी मोमो को देखकर आयुमा को अपने साथ स्विच करने को कहता है, जिसके बाद उनका टेस्ट शुरू हो जाता है, जहाँ बाकू और टोडो बड़े ही अजीब तरीके से डरते हैं। इसके बाद वो अगली पेयर के आने का इंतजार कर ही रहे थे, तभी वहाँ पर किसी तरह का धुआं आ जाता है, जिसकी वजह से सब लोग बेहोश होने लगते हैं। तभी केंडो अपनी नाक बंद कर लेती है और यूई को भी पकड़ लेती है। दूसरी तरफ हम डाबी और एक और विलन को देखते हैं। तभी स्टूडेंट्स के पास स्पिनर और मैग्ने आ जाते हैं, जिन्होंने पिक्सी बॉब को घायल कर दिया है। इसके बाद हम 5 मिनट पहले का सीन देखते हैं, जहाँ आइजावा और व्लाद मिलकर एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स की पढ़ाई करवा रहे थे। तभी मेंडले आइजावा को बताती है कि उनके ऊपर हमला हो गया है। आइजावा ये सुनते ही उनकी मदद करने के लिए वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जैसे ही वो बिल्डिंग से बाहर निकलता है डाबी उसके ऊपर हमला कर देता है। दूसरी तरफ मेंडले और टाइगर उन दोनों विलन से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और वो ईडा को लीडर बनाकर कहती है कि वो उन सभी को सेफ्टी पर ले जाए। लेकिन तभी इजुको को याद आता है कि कोटा अभी भी अकेला ही है और वो उनके साथ जाने से मना कर देता है। दूसरी तरफ तेत्सु शिवजाकी को लेकर जा रहा था और वो मोमो के बनाए हुए मास्क को केंडो को भी दे देता है। दूसरी तरफ कोटा के पास एक विलन आ जाता है। उसे देखकर कोटा डर कर भागने लगता है। तभी वो विलन उसके सामने आकर उसके ऊपर हमला करने जाता है। उसे देखकर कोटा को अपने पेरेंट्स की मौत की न्यूज याद आती है और वो पहचान जाता है कि इसी विलन ने उसके पेरेंट्स की जान ली थी। मस्कुलर उसे मारने ही वाला था, पर तभी इजुको आकर उसे बचा लेता है। पर इस दौरान उसका फोन टूट जाता है, तो वो किसी को कांटेक्ट नहीं कर पाएगा, यानी मस्कुलर से उसे खुद ही लड़ना होगा। फिक्र मत करो कोटा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। दूसरी तरफ बाकुगो और टोडोरोकी एक क्लास बी के लड़के को लेकर जा रहे थे। तभी उनके सामने कोई दिखता है जो कि एक स्टूडेंट को खा रहा था। तुम्हारा नाम मिडोरिया है ना? शिकार चलकर शिकारी के पास आया है और वो उसके ऊपर हमला करने जाता है। उसके पंच को डेकू ब्लॉक करने की कोशिश करता है, पर इससे उसका हाथ ही टूट जाता है। अरे हाँ, क्या तुम जानते हो बाकुगो नाम का लड़का कहाँ है? तुम दूर भाग रहे हो मुझसे, क्या तुम मुझे नहीं बताना चाहते? जिसके बाद मस्कुलर उसकी पिटाई करने लगता है, जिससे डेकू का खून बहने लगता है। तुमने तो कहा था कि तुम उसे बचा लोगे। इजुको तभी उसे पंच करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पंच से मस्कुलर का कुछ भी नहीं बिगड़ता। वो अपने मसल फाइबर्स को बढ़ा या कम करके अपनी स्पीड और ताकत दोनों ही इंक्रीज कर सकता है। तुम मेरे बस सस्ते कॉपी हो। जिसके बाद वो उसे हंसता हुआ मारने लगता है, लेकिन तभी कोटा उसके सर पर पत्थर दे मारता है। वाटर हाउस, क्या मेरे पेरेंट्स को मारते हुए तुमने ऐसे ही तड़पाया था? अरे वाह, मेरी किस्मत तो देखो, पूरे खानदान को खत्म करने का मौका मिला है। वो उस पर हमला करने ही वाला था, लेकिन तभी डेकू पीछे से आ जाता है और वो वन फॉर ऑल का 100% पे यूज करता हुआ उसे खतरनाक पंच मारता है, जिससे आसपास तबाही मच जाती है और कोटा भी उड़ता हुआ नीचे जाने लगता है। लेकिन तभी डेकू आकर अपने मुंह से उसे बचा लेता है। चलो हम कैंप में वापस चलें। लेकिन तभी वो देखता है कि मस्कुलर ने अपने फाइबर्स का यूज करके खुद को बचा लिया था। ये पंच तो ऑलमाइट जितना स्ट्रॉन्ग था, ये कैसे मुमकिन है? अब खेलने का समय खत्म हो चुका है बच्चे। जिसके बाद मस्कुलर फिर से पूरी ताकत से उसके ऊपर हमला करने लगता है। डेकू किसी तरह उसके हमले को डॉज कर रहा था। अगर हम कैंप में वापस जाते हैं तो मिस्टर आइजावा इसे रोक सकते हैं। कोटा, जब मैं उसके ऊपर हमला करूं, अपनी पूरी तेजी से कैंप की तरफ भागना। आगे मस्कुलर जब उसके ऊपर हमला करता है, डेकू भी अपने पंच से उसे रोकने लगता है, लेकिन मस्कुलर अपनी ताकत से उसे जमीन पर दबा रहा था। वो उसे कुचलने ही वाला था। तभी कोटा अपने क्वर्क से उसका ध्यान भटका देता है। इस मौके का फायदा उठाकर डेकू 1,000,000% पर वन फॉर ऑल का यूज करता है। इस पंच की वजह से मस्कुलर उड़ता हुआ पीछे चट्टान से टकराता है और डेकू ने उसे हरा दिया था। तुम तो मुझे जानते भी नहीं, फिर तुमने इतना कुछ क्यों किया? और अब वो डेकू को अपने हीरो की तरह देख रहा था। दूसरी तरफ हम आइजावा को देखते हैं, जिस पर डाबी ने हमला किया था, पर वो उसके
हमले से बच जाते हैं और उसके कोर को डिसेबल करके उसे पकड़ लेते हैं। तभी वहाँ पर ईडा कुछ स्टूडेंट्स के साथ पहुंच जाता है और जब आइजावा का ध्यान बटा हुआ था, डाबी वहाँ से भागने लगता है, लेकिन तभी उसकी बॉडी गिरने लगती है और हमें पता चलता है कि वो असल में डाबी नहीं था बल्कि टॉयज के द्वारा बनाया हुआ क्लोन था। आइजावा स्टूडेंट्स को वहीं रहने को कहते हैं और खुद वहाँ से चले जाते हैं। रास्ते में डेकू आइजावा के पास पहुंच जाता है। क्या तुम बिना परमिशन के फिर से लड़े? तुम्हें याद है ना, अभी तुम्हारे पास हीरोइक अप्रेंटिस लाइसेंस नहीं है, पर अभी हमें सब लोगों की जरूरत पड़ने वाली है। तुम मैंडले के पास जाओ। दूसरी तरफ स्पिनर मैंडले के ऊपर हमला करने ही वाला था, तभी वहाँ पर डेकू पहुंच जाता है और उसके वेपन को तोड़ देता है। मिस मैंडले, कोटा बिल्कुल ठीक है और ये मैसेज आइजावा का है। क्लास 1A और B के स्टूडेंट्स को लड़ने की परमिशन दी जाती है। मैंडले इस मैसेज को ब्रॉडकास्ट कर देती है। इजुकू की हालत देखकर मैंडले उसे वापस कैंप जाने को कहती है। क्या आप एक और मैसेज को ब्रॉडकास्ट कर सकती हैं? इन सभी विलन्स का टारगेट बाकुगो है। थोड़ी देर पहले जो मैंने भूकंप महसूस किया, हमारे ग्रुप में सिर्फ 2 ही मेंबर ऐसे लड़ सकते हैं। तो क्या वो पहाड़ जैसा आदमी ताकत में हार गया, वो भी इस छोटे बच्चे से? इसे मरना ही होगा। लेकिन जैसे ही वो उसे मारने जाता है, स्पिनर उसे रोक देता है। उस बच्चे को स्टेन बचाना चाहता था, यानी वो हीरो कहलाने के लायक है। वो ये सब कह ही रहा था, तभी मैंडले उसके ऊपर हमला कर देती है और सभी स्टूडेंट्स को बता देती है कि विलन्स का टारगेट बाकुगो नाम का स्टूडेंट है और उसे लड़ाई से दूर रहना चाहिए। वहीं बाकुगो ऑलरेडी मूनफिश के ऊपर हमला करने जा रहा था, लेकिन तभी वो अपने दांतों को ब्लेड की तरह बाहर निकालकर उस पर अटैक कर देता है, पर टोडो आइस का यूज करके उसे बचा लेता है। बाकुगो चाहकर भी अपने कोर का यूज नहीं कर सकता था, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो पूरे जंगल में आग लग सकती है और वो सब के सब मारे जाएंगे। उस पॉइजनस गैस की वजह से वो पीछे भी नहीं भाग सकते थे। दूसरी तरफ हम केंडो और तेत्सु को देखते हैं। मैंडले ने टेलीपैथी में पॉइजन गैस के बारे में कुछ नहीं कहा, यानी ये गैस चारों तरफ नहीं फैली है और जहाँ से हम आए हैं ये उस तरफ ज्यादा घनी है, यानी ये किसी का क्वर्क है। अगर हम इसे रोकना चाहते हैं तो हमें इसके सेंटर में जाना होगा। लेकिन ऐसा करते हुए उन्हें जल्दी करनी होगी, क्योंकि जैसे जैसे गैस घनी होगी उनका मास्क काम करना बंद कर देगा। वहीं उनकी मूवमेंट्स को गैस वाला बंदा फील कर पा रहा था। जैसे ही तेत्सु उसके ऊपर अटैक करने जाता है, वो एक गोली मारकर उसके मास्क को तोड़ देता है। क्या लगता है, तुम्हारी हार्डनिंग पहले रुकेगी या तुम्हारी सांसें? तभी केंडो उसके ऊपर हमला करने जाती है और जब मस्टर्ड उसे शूट करता है, तेत्सु बीच में आ जाता है, पर अब उसकी हार्डनिंग कमजोर हो गई थी। मस्टर्ड अपने चारों तरफ गैस को और भी घना कर देता है, तो केंडो अपने हाथों को बड़ा करके गैस को गोल गोल घुमाने लगती है और मौका देखते ही तेत्सु जाकर उसे पंच करता है और मस्टर्ड के हारते ही वहां से गैस पूरी तरह से गायब हो जाती है। दूसरी तरफ डेकू शोजी और टोकोयामी से मिलता है, जिसकी शैडो एक विलन से लड़ने के दौरान आउट ऑफ कंट्रोल चली गई है और वो बिना सोचे समझे हर चीज पर हमला कर रहा है। यहाँ से दूर चले जाओ। हमें पता चलता है कि उनके ऊपर भी मूनफिश ने हमला किया था, जिसे ब्लॉक करने के चक्कर में शोजी का एक डुप्लीकेट आर्म कट गया, पर इसकी वजह से टोकोयामी अपने क्वर्क पे से कंट्रोल खो बैठा है। तभी डेकू के दिमाग की बत्ती जलती है। वो शोजी से कहता है कि वो अपने आर्म्स की कॉपी बनाकर उसका ध्यान खींचता हुआ आगे बढ़ता रहे और जब वो बाकुगो तक पहुंच जाएंगे वो अपने एक्सप्लोजन से इसे कंट्रोल कर सकता है। वो दोनों भागते भागते बाकुगो और टोडो तक पहुंच जाते हैं। प्लीज कोई फायर का यूज करो, ये आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। टोडो फायर का यूज करने ही वाला था, तभी बाकुगो उसे रोक देता है, क्योंकि शैडो अभी मूनफिश से लड़ रहा था। वो उसके अटैक को रोककर उठाकर पेड़ पे दे मारता है। अभी मेरा मजा खत्म नहीं हुआ है। लेकिन इससे पहले कि वो स्टूडेंट्स के ऊपर अटैक करता, टोडो और बाकुगो उजाला करके उसे कंट्रोल में ले आते हैं, जिसके बाद डेकू उन्हें फिर से याद दिलाता है कि उन विलन्स का टारगेट बाकुगो है, तो उन्हें सेफली उन्हें कैंप में वापस ले जाना होगा। जिसके बाद वो सभी लोग मिलकर बाकुगो के आगे पीछे शील्ड बनाकर चलने लगते हैं। दूसरी तरफ वो चाको और सू टोगा से लड़ रहे थे। टोगा और चाको के ऊपर हमला करती है, पर सू अपनी जीप से उसे बचा लेती है और उसे दूर फेंकते हुए कहती है कि वो कैंप की तरफ वापस जाए। लेकिन जब उसका ध्यान बटा हुआ था, टोगा उसकी जीप पर हमला कर देती है, जिसके बाद वो उस पर अटैक करके उसे पेड़ पर टांग देती है। तुम्हारा खून बह रहा है मेरी प्यारी दोस्त। लेकिन तभी वहाँ पर वो चाको वापस आ जाती है और उसे उठाकर जमीन पर पटक देती है। तुम्हारी और मेरी खुशबू बिल्कुल एक ही जैसी है, हम दोनों प्यार में जो हैं। तभी वो एक सिरिंज का यूज करके उसके खून को बाहर निकालने लगती है, पर उसी वक्त वहाँ पर डेकू का ग्रुप आ जाता है, जिन्हें देखकर टोगा वहाँ से भागने लगती है। लेकिन तभी उसकी नजर डेकू पर जाती है, जिसे देखकर वो शर्मा जाती है। बाकुगो कहाँ है? बाकुगो हमारे साथ ही है, हम सेफली उसे लेकर आए। लेकिन जब वो पीछे देखता है, वहाँ ना बाकुगो था ना ही टोकोयामी। तभी वहाँ पर मिस्टर कंप्रेस नाम का विलन आ जाता है,
जिसने उन दोनों को ही पकड़ लिया था। शोटो अपनी आइस पावर से उसे रोकने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो आसानी से उसके हमलों को डॉज करता हुआ वहां से भाग जाता है। दूसरी तरफ एक विलन मोमो और एक क्लास बी के स्टूडेंट पर हमला करने वाला था, लेकिन तभी अचानक से वो रुक जाता है और वहां से जाने लगता है। इसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है, वो जो यहाँ लेने आए थे उन्हें मिल गया है। जिसके बाद वो एक ट्रांसमीटर बनाती है और स्टूडेंट को दे देती है, जो कि उसे उस विलन के ऊपर चिपका देता है। दूसरी तरफ मैडले और टाइगर ने उन दोनों विलन्स को पकड़ लिया था। तभी वहां पर कुरुगिरी आने लगता है। वहीं बाकी के स्टूडेंट्स के पास डाबी का एक और क्लोन पहुंच जाता है, पर व्लाद उसके ऊपर हमला करके उसे अपनी पावर से दीवार में चिपका देता है। सारा का सारा हीरो सिस्टम सिर्फ ऑल माइट और यूए पर टिका हुआ है। और सोचो अगर लोगों को पता चला कि ये दोनों मिलकर भी अपने स्टूडेंट्स को नहीं बचा पाए तो सोसाइटी का क्या होगा। तभी वहां पर आइज़ावा आ जाता है और उस क्लोन को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके बाद वो कोटा को वहीं पर छोड़ देता है और बाकियों की मदद करने के लिए वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ डेकू और बाकी सभी लोग अभी तक कंप्रेस के पीछे ही भाग रहे थे। तभी डेकू के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो चाकू अपनी पावर से सभी को वेटलेस बना देती है और सू उन्हें अपनी जीभ में लपेटकर सीधा कंप्रेस की तरफ फेंक देती है। और क्योंकि कंप्रेस ने ऐसा कुछ होगा सोचा भी नहीं था, वो उनके अटैक से नहीं बच पाता और वो सभी लोग मिलकर उसे जमीन पर पटक देते हैं। पर वहां पर पहले से ही कुछ विलन्स मौजूद थे जो उनके ऊपर हमला करने लगते हैं। डाबी अपने फायर का यूज करके उन्हें कंप्रेस से दूर कर देता है और टोगा अपने नए प्यार डेकू के ऊपर अटैक करने लगती है, जिससे वो इतना प्यार करती है कि वो उसे खत्म करना चाहती है। लेकिन तभी वहां पर शोजी आ जाता है और डेकू को बचा लेता है। दूसरी तरफ शोटो ट्वाइस से लड़ रहा था। इसी दौरान सोजी उन सभी को बताता है कि उसने बाकुगो और टोकोयामी को ले लिया है और उन्हें यहाँ से चलना चाहिए। वो वहाँ से भागने लगते हैं। डाबी उनके ऊपर हमला करने जाता है, पर कंप्रेस उसे रोक देता है क्योंकि वहाँ पर कुरुगिरी आ चुका था। तो सारे विलन्स एक एक करके उसके पोर्टल के अंदर जाने लगते हैं। तभी कंप्रेस उन्हें दिखाता है कि उनके पास जो बॉल्स है वो नकली है। वो पोर्टल के अंदर जाने ही वाला था, तभी वहाँ पर आयोमा पहुंच जाता है, जो झाड़ियों के पीछे छुपकर उसके मुंह पर अपने लेजर से अटैक करता है, जिससे वो दोनों बॉल्स नीचे गिर जाती हैं। उनमें से एक बॉल को शोजी पकड़ने में कामयाब होता है और बाकुगो को शोटो पकड़ने जाता है, लेकिन उससे पहले डाबी का हाथ उस तक पहुंच जाता है। इस तरह से वो टोकोयामी को बचाने में कामयाब होते हैं, लेकिन बाकुगो अभी भी उन्हीं के पास था और वो उसे लेकर वहां से चले जाते हैं। इसके बाद पुलिस और फायर फाइटर्स वहां पर पहुंच जाते हैं। विलेन के गैस की वजह से 40 में से 15 स्टूडेंट बेहोश थे और उनकी हालत सीरियस है। 11 स्टूडेंट्स इंजर्ड हैं और 13 पूरी तरह से सही सलामत हैं और एक मिसिंग है, जहां पर उन्होंने कई सारे विलन्स को भी पकड़ा है। इस इंसिडेंट के बाद डेकू को हॉस्पिटल ले जाया गया। अगले दिन 100-200 की तादाद में रिपोर्टर्स यूए पहुंचते हैं। वहीं अंदर प्रिंसिपल और सभी टीचर्स की मीटिंग चल रही है, जहां सारी चीजें डिस्कस करने के बाद वो डिसाइड करते हैं कि वो अपने सारे एफर्ट्स स्टूडेंट को प्रोटेक्ट करने में लगाएंगे। इसके बाद सुकाची आइज़ावा को कॉल करता है और उससे बताता है कि उन्होंने आइज़ावा और व्लाद से सारे सवाल जवाब कर लिए हैं और शायद उन्हें बाकुगो की लोकेशन भी पता लग गई है। सांसा जब सारे शहर में पूछताछ कर रहा था, एक सिविलियन ने किसी कमरे में किसी डरे हुए आदमी को देखा था। जब उन्होंने उस हाउस के ओनर को कांटेक्ट किया, उन्हें पता लगा कि वहां बार है, जिसके बाद सुकाची ऑलमाइट को इस मिशन पर साथ चलने के लिए कहता है, जिसके लिए ऑब्वियसली ऑलमाइट मान जाता है। वहीं दूसरी तरफ डेकू अभी भी हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, जहां उससे मिलने के लिए उसके क्लास के सारे स्टूडेंट्स आते हैं, सिर्फ 4 स्टूडेंट्स को छोड़कर, जिनमें से एक बाकुगो भी है। ये सुन के डेकू रोने लगता है क्योंकि वो चाहकर भी उसे नहीं बचा पाया। तुम उसे अभी भी बचा सकते हो। इसके बाद हम पास्ट का सीन देखते हैं, जब किरिशिमा और टोडोरोकी कल उससे मिलने आए थे, जब उन्होंने ऑलमाइट और सुकाची को मोमो से बात करते हुए देखा था, जहां मोमो उन दोनों को ट्रैकिंग डिवाइस के बारे में बता रही थी, जो उसने क्लास बी के स्टूडेंट की मदद से नोमो पर लगा दिया था। तो वो दोनों जाकर मोमो से कहते हैं कि वो उनके लिए स्पेशली इंस्ट्रूमेंट बना दे, जिससे वो उसकी लोकेशन को ट्रैक कर पाएंगे। मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं बिना परमिशन के चीजों में इन्वॉल्व नहीं होऊंगा। बेहतर होगा कि हम इसे प्रोस पर छोड़ दें, वो जरूर इसे हैंडल कर लेंगे। ज्यादातर स्टूडेंट्स भी उसकी बात से अग्री करते हैं। कुछ समय बाद डेकू फिर से एग्जामिनेशन के लिए जाता है, जहां रिकवरी गर्ल उसके हाथ को ठीक कर देती है, पर इतनी ज्यादा इंजरीज की वजह से वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाते। अगर तुम्हारी इंजरीज ऐसे ही होती रही तो तुम्हारे हाथ परमानेंटली काम करना बंद कर देंगे। इसके बाद डॉक्टर उसे एक लेटर देता है जो कि कोटा की तरफ था, जिसमें उसने अपनी जान बचाने के लिए डेकू का शुक्रिया अदा किया है। शाम को डेकू को उसकी मॉम कॉल करती है। तुम्हें अपने बारे में सोचना चाहिए। जब से तुम स्कूल गए हो तुम्हारी हालत क्या हो गई है। तुम स्कूल से बाहर निकल जाओ। मैं आज जो
कुछ भी हूँ सब कुछ ऑल माइट की वजह से है। मैं बीच में सब कुछ छोड़कर नहीं जा सकता। इसके बाद रात को मोमो और डेकू को डिस्चार्ज कर दिया जाता है। जब वो बाहर जाते हैं किरिशिमा और शोटो उनका पहले से ही इंतजार कर रहे थे, पर इससे पहले कि वो कुछ बात करते वहाँ पर ईडा भी आ जाता है। वो उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि अभी वो जो कुछ भी करेंगे उसका असर यूए पर पड़ने वाला है और वो नहीं चाहता कि उसके दोस्तों की भी हालत उसके भाई जैसी हो जाए। हम उनसे डायरेक्टली नहीं लड़ने जा रहे, हमारा काम बस चुपके से जाकर बाकुगो को बाहर निकालना है। ये सुन के ईडा कहता है कि वो भी उनके साथ जाएगा, जिसके बाद वो ट्रेन पर बैठकर उस सिटी के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ सुकाची ने इस मिशन के लिए कई सारे हीरोज को इकट्ठा किया है। इसी दौरान टीवी में न्यूज चलने लगती है कि यूए का एक स्टूडेंट लीग ऑफ विलेंस के द्वारा किडनैप कर लिया गया है। इतनी पब्लिसिटी मिलता हुआ देखकर शिगराकी बड़ा खुश हो जाता है और वो बाकुगो से कहता है कि उसे भी लीग ऑफ विलेंस को ज्वाइन कर लेना चाहिए। मैं मर जाऊंगा पर तुम्हारे जैसी सड़ी हुई चीजों को ज्वाइन नहीं करने वाला। दूसरी तरफ डेकू और उसके सारे पंटरों ने अपने हुलिये को चेंज कर लिया था। वो मॉल से बाहर निकल ही रहे थे तभी वो टीवी पर यूए के प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखते हैं, जहां हेडमास्टर्स और काफी सारे टीचर्स सभी लोगों से माफी मांग रहे थे। इसके बाद सारे रिपोर्टर्स उनसे अलग अलग सवाल पूछने लगे, जो सवाल कम और आरोप ज्यादा थे। इसकी वजह से वहाँ के आसपास के सभी लोग सारी गलती यूए और वहाँ की टीचर्स की ठहराने लगे। वहीं शिगराकी ये सब देखकर खुश था कि सोसाइटी का भरोसा हीरोज से कम होने लगा है। दूसरी तरफ हम सारे हीरोज और पुलिस को देखते हैं जो कि उस बिल्डिंग के सामने ही खड़े हैं और अटैक करने के लिए तैयार हैं। वहीं उस बिल्डिंग के ऑपोजिट साइड डेको और बाकी सब लोग हैं, जिन्हें पीछे जाने पर एक बड़ी सी खिड़की दिखती है। नाइट विजन गॉगल्स का यूज करके किरिशिमा जब अंदर देखता है वो डर जाता है क्योंकि वहाँ काफी सारे नोमूस थे। दूसरी तरफ शिगराकी और बाकी सारे विलेंस बाकुगो को विलेंस की साइड ज्वाइन करने को कन्विंस कर रहे थे। वो कहते हैं कि हीरोज दोगले लोग होते हैं जो सिर्फ पैसे और फेम के पीछे भागते हैं, उनका मकसद लोगों की जान बचाना बिल्कुल भी नहीं है। जिसके बाद शिगराकी कहता है कि वो बाकुगो को पूरी तरह से खोल दें, लेकिन जैसे ही बाकुगो आजाद होता है वो एकदम से शिगराकी के ऊपर हमला कर देता है। मेरा सपना कुछ नौसिखिया बनने का नहीं, नंबर 1 हीरो बनना है। वहीं पास्ट के सीन में हमें पता चलता है कि वो सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रिंसिपल की चाल थी ताकि वो विलेंस का ध्यान उसकी तरफ खींच सके, और जब उनका ऑपरेशन शुरू होगा वो सब लोग इसका अंदाजा भी नहीं लगा पाएंगे। और बिल्कुल ऐसा ही होता है। वहाँ पर सबसे पहले ऑल माइट आकर दीवार को तोड़ देता है, जिसके बाद बाकी के हीरोज भी अंदर आ जाते हैं। सबसे पहले कामुई अपनी जड़ों से सभी विलेंस को पकड़ लेता है और जब डाबी फायर का यूज करना चाहता है ग्रैन उसे खींचकर लात मारता है। ये सब देखकर सारे विलेंस कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि अभी तो ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे तो यहाँ कैसे पहुंच गए। जिसके बाद शिगराकी कुरुगिरी से कहता है कि वो सारे नोमोस को यहाँ पर टेलीपोर्ट करे, लेकिन तभी एड शॉट कुरुगिरी के शरीर के आर पार हो जाता है और उसे बेहोश कर देता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हीरोज ने पहले ही नोमो की जगह पर भी अटैक कर दिया था और उन्होंने सारे नोमोस को कब्जे में कर लिया है। इसके बाद हम पास्ट का सीन देखते हैं जब बचपन में शिगराकी अकेला सड़क पर पड़ा हुआ था, लेकिन कोई भी हीरो उसकी मदद करने नहीं आया। उस समय उसकी मदद ऑल फॉर वन ने की थी। बेटा बाकुगो, तुम डर गए थे ना, अब फिक्र मत करो। डर और मैं जरा भी नहीं डरा था। तभी वहाँ पर कई सारे पोर्टल्स खुल जाते हैं जिनके अंदर से नोमोस बाहर आ रहे थे। इसके साथ साथ उस पोर्टल के अंदर बाकुगो और सारे विलेंस भी जाने लगते हैं। ऑल माइट बाकुगो को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो समय पर वहाँ नहीं पहुँच पाता और लीग ऑफ विलेंस भी उनसे बच चुका था। वहीं एंडेवर की टीम के पास भी कई सारे नोमोस आ गए हैं जिनसे वो बड़ी मुश्किल से लड़ पा रहे हैं। इसके बाद हम 2 मिनट पहले का सीन देखते हैं जहाँ माउंट लेडी और बाकी के हीरोज ने सभी नोमोस को पकड़ लिया था और वहाँ से उन्हें रैगडॉल भी मिली है, पर उसकी हालत ठीक नहीं लग रही। तभी वहाँ पर ऑल फॉर वन पहुंच जाता है, जिसके बाद वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और हम देखते हैं कि सारे हीरोज जमीन पर पड़े हुए थे। जैसा कि नंबर 4 हीरो से एक्सपेक्ट किया था, तुमने कुछ सेकंड के अंदर ही सभी को पीछे भी कर दिया और उन्हें फटने से बचा लिया। तुम तो सच में काबिले तारीफ हो। जीनिस्ट उसके ऊपर हमला करने जाता है, लेकिन अगले ही पल उसके पेट से खून बाहर आ रहा था, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। तुम्हारा कोर कैसा है कि सिर्फ वो तुम्हारे ही काम आएगा, मुझे वो नहीं चाहिए। ईडा और बाकी के स्टूडेंट्स ये सारी चीजें छुप कर देख रहे थे और उनकी डर के मारे बुरी हालत है। एक इंस्टेंट में वो सबको कैसे हरा सकता है। वो सब लोग भागना चाहते थे, लेकिन उनकी बॉडी उनकी सुनी नहीं रही थी। तभी वहाँ पर बाकुगो टेलीपोर्ट होता है, जो देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। उसके साथ साथ बाकी के विलेंस भी वहाँ पर टेलीपोर्ट हुए थे। तोमोरा, तुम फिर से फेल हो गए, पर फिक्र मत करो, ये सब कुछ तुम्हारा है। तुम जितनी मर्जी बार चाहो कोशिश कर सकते हो।
उसी समय पर वहाँ पर ऑल माइट उड़ता हुआ आता है और ऑल फॉर वन पर हमला कर देता है। उनके अटैक का प्रेशर इतना ज्यादा था कि वहाँ मौजूद सभी विलेन्स इधर उधर उड़ जाते हैं। तुम काफी कमजोर हो गए हो। वहाँ से यहाँ का डिस्टेंस सिर्फ 5 किलोमीटर का है, लेकिन फिर भी तुम्हें इतना समय लग गया। तभी ऑल माइट फिर से उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन ऑल फॉर वन एक साथ 4 क्वर्क्स को यूज कर रहा था और काउंटर अटैक करते हुए उसे उड़ता हुआ दूसरी बिल्डिंग में भेज देता है। ऑल फॉर वन अपनी पावर्स का यूज करके कुरोगिरे की बॉडी को कंट्रोल करने लगता है और वहाँ पर एक पोर्टल बनाता है। तोमुरा, जाओ यहाँ से और साथ में इस बच्चे को भी ले जाओ। वो ये सब बातें कर ही रहा था तभी ऑल माइट वहाँ से वापस आता है और फिर से उसके ऊपर हमला कर देता है। वो उससे लड़ने के साथ साथ बाकुगो को भी बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ऑल फॉर वन उसे ऐसा करने नहीं देता। वहीं ये सब देखता हुआ डेकू बाकुगो को बचाने का प्लान बनाने लगता है। वहीं बाकुगो भी अपनी पावर्स का यूज करते हुए उन विलन से बचने की कोशिश कर रहा था। ऑल माइट जब उसे बचाने के लिए जाने लगता है, ऑल फॉर वन फिर से उसे रोक देता है, जिसके बाद वो उसे उठाकर फिर से दूर फेंक देता है। वहीं ये सब देखते देखते डेकू के दिमाग में एक प्लान आता है। वो बिना किसी भसड़ में फंसे बाकुगो को बचा सकते हैं। डेकू और ईडा अपनी पावर्स का यूज करके दीवार को तोड़कर बाहर निकलते हैं, जिसके बाद शोटो अपनी पावर्स का यूज करता है और उनके लिए एक रैंप सा बना देता है, जिसकी मदद से वो हवा में बड़ी ही तेजी से जा रहे थे। वहीं बाकुगो अब तक समझ चुका था कि ऑल माइट उसकी वजह से अपनी पूरी ताकत पर नहीं लड़ पा रहा है। तो जैसे ही किरिशिमा उसे आवाज लगाता है, वो अपनी पूरी ताकत का यूज करते हुए उड़ता हुआ उनके पास पहुंच जाता है, जहां पर वो किरिशिमा का हाथ पकड़ लेता है और इस तरह से वो बाकुगो को बचाने में कामयाब होते हैं। और अब क्योंकि सभी विलन्स का ध्यान उनके ऊपर था, पीछे से शोटो और मोमो निकल जाते हैं। तभी मैग ने अपनी पावर्स का यूज करके मैग्नेटिक फोर्स की मदद से कंप्रेस को उनकी तरफ उड़ता हुआ भेजता है। वो उनके पास पहुंचने ही वाला था, तभी माउंट लेडी बीच में आ जाती है और कंप्रेस से टकराने की वजह से उसकी नाक से खून बहने लगता है। मैग ने फिर से ऐसा ही करने वाला था, लेकिन ऐन वक्त पर वहाँ ग्रैंड पहुंच जाते हैं और उन सभी को बेहोश कर देते हैं। इसके बाद ऑल माइट ऑल फॉर वन से लड़ने जाता है और शिगराकी को मारने ग्रैंड जाता है, लेकिन तभी ऑल फॉर वन मैग्ने की पावर्स पर कंट्रोल कर लेता है और जब ग्रैंड शिगराकी को मारने ही वाला था, तभी वो फोर्स का यूज करके उसे पोर्टल के अंदर भेज देता है। वहीं ऑल माइट जब ऑल फॉर वन को पंच करने जाता है, वो अपने पोर्टल से वहाँ पर ग्रैंड को ले आता है। ऑल माइट ग्रैंड को पकड़कर साइड करता है और उसे पंच मारने के बाद ग्रैंड के साथ पीछे आ जाता है। वहीं इतनी पावर यूज करने की वजह से ऑल माइट के मुंह से खून बहने लगा था। ऑल माइट अपनी बची खुची ताकत को इकट्ठा करके उसके मुंह पर खींचकर पंच मारता है और उसे जमीन पर पटक देता है, लेकिन अब वो अपनी लिमिट पर पहुंच चुका था और उसका आधा फेस अपने नॉर्मल फॉर्म जैसा होने लगा है। तभी हम ऑल माइट का पास्ट देखते हैं, जहां वो वन फॉर ऑल के प्रीवियस यूजर और अपने मास्टर नाना शिमुरा से बात कर रहा था, जहां वो उससे कहता है कि वो सिंबल ऑफ पीस बनना चाहता है। ऑल फॉर वन ऑल माइट के टीचर की बेइज्जती करने लगता है। ये सुन के ऑल माइट गुस्से में उसे जोर की पंच मारने जाता है, पर ऑल फॉर वन अपनी पावर्स का यूज करके उसे हवा में दूर उछाल देता है, जिसकी वजह से वो न्यूज हेलीकॉप्टर से टकराने ही वाला था, लेकिन तभी ग्रैंड वहां पर आ जाता है और उसे वहां से साइड कर देता है। ये बिल्कुल 6 साल पहले जैसा ही है, तुम उससे बातें करना बंद करो। वहीं न्यूज रिपोर्टर्स ये सब देखकर हैरान थे और पूरे जापान के लोगों में अब ये डर था कि क्या ऑल माइट हार जाएगा। तभी ऑल फॉर वन उसके ऊपर हमला करने जाता है, पर निशाना वो नहीं, उसके पीछे मलबे में फंसी औरत थी, जिसे बचाने के लिए ऑल माइट को उस पूरे अटैक को अपने ऊपर लेना पड़ता है। वो अपने उसकी कमजोर फॉर्म में आ जाता है। मैं तुमसे वो सब कुछ छीन लूंगा जो तुमने अभी तक बनाया है। दिखाओ सबको सिंबल ऑफ पीस कैसा दिखता है। ऑल माइट को इस तरह से देखकर सारी जनता हैरान हो जाती है और सभी को यकीन होने लगता है कि ऑल माइट हार चुका है। जिसके बाद ऑल फॉर वन उसे बताता है कि तोमुरा शिगराकी नाना शिमुरा का ग्रैंडसन है। ये सुन के ऑल माइट का शरीर बिल्कुल बेजान जैसा हो जाता है और उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। तभी पीछे पड़ी लेडी उससे कहती है कि वो नहीं हार सकता और बाहर मौजूद सारी जनता भी ऑल माइट को चीयर करने लगती है। ऑल माइट अपनी सारी पावर्स को अपने राइट हैंड में फोकस करता है। मैं तुमसे नहीं हारने वाला। तभी वहाँ पर बाकी के हीरोज भी आ जाते हैं, जो कि वहाँ पड़े सारे घायल लोगों को बचा कर ले जाने लगते हैं। ऑल फॉर वन ऑल माइट पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ मौजूद सब कुछ पूरी तरह से खत्म हो जाता है। इसके बाद ऑल फॉर वन बहुत सारे क्वर्क्स को अपने एक ही हाथ में यूज करने लगता है और वो दोनों एक दूसरे को पंच करने जाते हैं। तुम्हारा सक्सेसर वही लड़का है ना? ऑल माइट उसके ऊपर हमला करने जाता है और जब वो उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है, वो अपनी पावर्स को दूसरे हाथ में स्विच करता है और उसे जोर की पंच मार
मारता है, लेकिन इसके बाद भी ऑल फॉर वन सही सलामत खड़ा था। वहीं ऑल माइट का हाथ बुरी तरह से टूट चुका है, लेकिन वो अभी भी हार नहीं मानता और पहले से भी ज्यादा ताकत से ऑल फॉर वन को पंच मारता है। वो पंच इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि वहाँ पर एक टोर्नेडो बन जाता है। वहीं जो लोग बाहर ये सब कुछ देख रहे थे वहाँ बिल्कुल शांति हो जाती है और हम देखते हैं कि ऑल माइट ने ऑल फॉर वन को हरा दिया था। इसके बाद ऑल माइट फिर से अपने हाथ को उठाते हैं और फिर से अपने हीरो फॉर्म में आ जाता है। ये देखकर वो रिपोर्टर रोने लगता है और बाहर मौजूद सारी जनता उसके लिए खुशी में चीयर करने लगती है। विलेन मूव नहीं कर रहा है, ऑल माइट जीत गया। तभी ऑल माइट फिर से खड़ा होता है और अपनी हीरो वाली फॉर्म में वापस आ जाता है। ये देखकर वो तीनों शॉक हो जाते हैं। एडशॉट कहता है कि अब उसे खुद को पुश नहीं करना चाहिए, उसे करने दो, अभी तक वो ड्यूटी पर है, नंबर 1 हीरो के तौर पर ये उसका आखिरी दिन है। वहीं ये सब देखकर सारे लोग ऑल माइट चिल्ला रहे थे। अगली सुबह सारे उसको ले जाया जा रहा था। तभी ऑल माइट कैमरे की तरफ पॉइंट करता है। अगली बारी तुम्हारी है। ये देखकर सभी लोगों को लगता है कि वो बाकी के विलेंस की बात कर रहा है, पर सिर्फ टेकू ही था जो समझा था कि वो उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। अगला सिंबल ऑफ पीस उसे बनना है क्योंकि ऑल माइट ने अपना सब कुछ यूज कर लिया है।